मुझे बहुत सा काम मिला प्रकाश जी की वजह से। प्रकाश जी के जब मैंने ये किया आश्रम किया तो मुझे काफ़ी लोगों ने बुलाया और पॉलिटिशियंस के रोल दिए। मैं कोई रोल छोटा बड़ा भी नहीं मानता हूँ। मतलब रेड में मेरे 3 छोटे छोटे सीन्स हैं। एक मेरा अजय देवगन के साथ फ़ोन का सीन है। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौथन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आपने मेरे बहुत से इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिसमें मैं हमेशा से आपको राजनीति के विषय पर बताती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बताने जा रही हूँ जो रिलेटेड है एक ऐसे शख्सियत से जो एक महान कलाकार है, जो बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि सिनेमा जगत से जुड़कर एक थिएटर आर्टिस्ट भी कहलाए जाते हैं, एक टीवी सीरियल के भी आर्टिस्ट कहलाए जाते हैं और उसके बाद उन्होंने न जाने कितनी बॉलीवुड की ऐसी फिल्में दी हैं जो आज यादगार बन गई हैं। जी हाँ, थिएटर आर्टिस्ट के रूप से शुरुआत करने के बाद बॉलीवुड तक पहुंचने के सफ़र के बारे में हम उनके बताएंगे, जिनका नाम है डॉक्टर अनिल रस्तोगी। जी हाँ, ये वो महान कलाकार है जो थिएटर से जुड़े हैं और थिएटर से जुड़ने के बाद वो टीवी सीरियल्स, एड्स और फिर बॉलीवुड फिल्मों में बाबूजी के नाम से और साथ ही पॉलिटिशियन के रूप में एक बहुत ही अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारे साथ अनिल रस्तोगी जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक कलाकार हैं आप, ठीक है, और इस कलाकारी के बारे में या थिएटर से जुड़ने के बारे में आपने कैसे सोचा जो आप थिएटर से जुड़े और इतना कनेक्ट हो गए कि आज आपको पूरा भारत जानता है? बस ऐसे ही नाटक देखता था मैं। हमारे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ पास में नाटक होते थे। हालांकि उस समय जो ज़माना था बहुत ज़्यादा नाटक नहीं होते थे, तो मैंने देखा कि जो लोग नाटक करते थे उनकी बड़ी तारीफ होती थी बाद में। तो मैंने सोचा कि तो अच्छी बात है भाई, अगर तारीफ किसी काम को करने में होती है तो इत्तेफाक से मैंने नाटक शुरू किया और मेरी तारीफ भी होने लगी। और हमें हमारे उस बीच में एक थिएटर के गुरु मिले, राजेश्वर बच्चन जी। वो हमारे पास ही में चौक में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको शौक़ है तो तुम क्यों नहीं नाटक करते। उन्होंने कहा कि आप कराइए नाटक, में करूँगा। इत्तेफाक से उसी के कुछ दिन बाद ही मैंने CDRI भी ज्वाइन कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी मैं करता रहा। फिर जब CDRI वालों को मालूम हुआ कि मैं नाटक करता हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भी नाटक किया करो, क्योंकि हमारे यहाँ मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी CDRI में, इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जिसमें कि यूजुअली डांस या म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते थे। तो मैंने उसमें नाटक शुरू किया। अच्छा, नाटक एक ऐसी विधा है कि जो कि कॉम्पोजिट है, जिसमें डांस भी है, म्यूज़िक भी है, सभी चीज़ें हैं। तो हालांकि उस समय हम तो रिकॉर्डेड म्यूज़िक यूज़ करते थे, लाइव म्यूज़िक तो बाद में शुरू किया। तो वो होने लगा और वहाँ भी मुझे तारीफ मिली, लोगों ने मुझे और इनकरेज किया, बकअप किया। तो जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वहाँ से भी लोग आपको सपोर्ट करें, तो लोग एक उससे हुआ ये कि एक अलग सी पहचान मेरी बनी लगी वहाँ पर। साइंटिस्ट तो सभी थे, सभी रिसर्च करते थे, मैं भी करता था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा लोग एक अलग निगाह से भी देखने लगे कि इनके पास एक और टैलेंट है। तो उससे और प्रमोशन मिला। फिर धीरे धीरे वो जो मेरा शौक़ था वो एक पैशन बन गया, एक नशा सा बन गया और मैं उससे डूबता चला गया। और जैसे कि मैंने बताया, मुझे हर तरफ से घर की सपोर्ट तो सभी को मिलती है। मुझे इर्द गिर्द जो कलाकार मिले उनका सपोर्ट मिला, CDRI में सपोर्ट मिला। तो फिर ये मेरा काम बढ़ता गया और मैं करता गया। जी, तो जैसे आप थिएटर किए और थिएटर के बाद आपने टीवी शोज़ में एंटर किया, फिर आपने एड्स भी किए हैं बहुत सारे। एड्स करने के बाद आपने फिल्मों में लिया, तो आपका जो ये सफ़र है। मैंने अभी एक गाना भी किया है, जावेद अली साहब का गाया हुआ, इश्क फ़कीरी के नाम से। उसमें मैंने एक्ट किया। एक 3 मिनट का गाना है जो कि शायद टी सीरीज़ के लिए रिकॉर्ड किया है उन्होंने। तो उसमें जो एनेक्टमेंट है उसमें मैं भी हूँ। जी, अच्छा, आपने अभी एक गाना किया है
मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपकी लाइफ की जर्नी है थिएटर से निकल करके बॉलीवुड तक पहुँचने, इसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा और ऐसी किस स्टेज से नहीं, गुजरना पड़ा? मुझे कोई कठिनाइयों का सामना नहीं। देखिए, कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है जब किसी का कोई गोल होता है ना, वो उसमें पहुँचने की कोशिश करते हैं। मेरा कोई इस तरह का कोई ऐसा गोल तो था नहीं, ये तो मेरे में ईश्वर की कुछ मर्जी थी और मेरे अंदर से एक ललक थी काम करने की, वो होती गई और काम होता गया। क्योंकि देखिए, ये कभी मैंने इसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। जब मैं प्रोफेशन अगर बनाता तो ज़रूर कठिनाई होती मुझे कि आपको एक गोल तक जाना है, लेकिन मैंने कभी वैसी ख्वाहिश रखी नहीं। जैसे जैसे मुझे काम मिलता गया मैं उसको ईमानदारी से करता गया। जैसे कि आपने बात की, थिएटर से मैंने शुरुआत की, फिर उसी में थिएटर में ही मेरे एक साथी मुझे मिले, ML बाला साहब, वो इनकम टैक्स में सुपरिटेंडेंट थे। बोले, भाई अनिल, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम रेडियो भी क्यों नहीं ट्राई करते हो? अब रेडियो उस ज़माने में तुम ये समझो कि बिल्कुल ऐसे माना जाता था कि जैसे मतलब लोग पहुंच ही नहीं सकते। भाई पर्दे के पीछे से आवाज़ आती थी, मैं नाम सुना करता था, उसमें काम करने वाले कलाकार थे विपिन टंडन, शैला यास्मीन, PN श्रीवास्तव, राधा बियालाल श्रीवास्तव, प्रस्तुत करता जयदेव शर्मा कमल। एक दिन मेरी कमल जी से भेंट हो गई। अब जब मैंने उन्हें देखा, आई कुडंट बिलीव माई आइज कि मैं इतने बड़े कलाकार से मिला हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ऐसा ग्लैमर हुआ करता था। तो ये रेडियो का ग्लैमर हुआ। फिर मैं ऑडिशन दिया, इत्तेफाक से पास हो गया उसमें, मैं रेडियो नाटक करने लगा। दूरदर्शन 1975 में लखनऊ में शुरू हुआ, मैंने वहाँ ऑडिशन दिया। तो चूँकि देखिए, थिएटर की जो आपकी कला है, थिएटर से जो आप एक्टिंग सीखते हैं, वो इत्तेफाक से हर जगह काम करती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन अगर थिएटर में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो यू कैन गो टू एनी फील्ड। तो मैंने दूरदर्शन में ऑडिशन दिया, वहाँ भी पास हो गया मैं। उसके बाद में मैं छोटी मोटी फिल्में भी यहाँ बनने लगी। लोगों को पता था कि ये दूरदर्शन में बच्चा काम करता है, थिएटर में करता है। उन्होंने मुझे छोटे मोटे रोल उसमें देने शुरू किए, वो हुए। लेकिन मेरा मेजर जो ब्रेक आया वो है सीरियल उड़ान से, जो कविता चौधरी जी ने बनाया था 1989 में। वो भी मुझे थिएटर की बदौलत मिला। मैं यहूदी की लड़की नाटक कर रहा था, तो मेरा बहुत ही मकबूल नाटक है, बहुत ही मेरे दिल के नज़दीक है, बहुत मैं पसंद करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने एक बेहतरीन अदाकारी उसमें की है। उनके भाई ने उसको देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा मेरी बहन सीरियल बना रही है, आप काम करेंगे। मुझे उड़ान मिल गया। उड़ान ने मुझे राष्ट्रीय ख्याति दी, क्योंकि उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था, तो पूरे देश में वो देखा जाता था। आप उसको यूँ समझिए कि जब मैं अपने साइंस की, क्योंकि देखिए साइंस मेरा प्रोफेशन था, तो साइंस मुझे ब्रेड एंड बटर देता था, जो कि मेरी असली लाइन थी काम करने की। ये तो शौकिया था थिएटर में था। तो जब मैं अपने प्रोफेशनल वर्क में कहीं पेपर प्रेजेंट करने जाता था या मीटिंग में लेक्चर देने जाता था, कभी कभी एग्जाम देने जाता था, तो वहाँ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ये टेलीविज़न वाले मशीन है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे मैंने जब कमल जी को देखा तो मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। अरे, क्योंकि देखिए जैसे एक फैंटेसी होती है लोगों के दिमाग में। जैसे अभी आपके सामने अमिताभ बच्चन आ जाए, आप यकीन नहीं करें अमिताभ बच्चन मेरे सामने खड़े हैं, तो कुछ वैसा ही था। तो आप सोच सकती हैं कि कितनी खुशी मुझे होती थी जब लोग मुझे ढंग से पहचानते थे। तो वो फिर मैं दूरदर्शन में काम करने लगा, छोटी मोटी फिल्में करता था। लेकिन जो मेजर ब्रेक आया वो है जब हबीब फैजल साहब ने मुझे इशकजादे फिल्म में चुना। इशकजादे फिल्म मुझे नहीं मालूम था, मैं आपको बताऊँ कि वाकई मैंने इतना अच्छा काम किया। लेकिन उस इशकजादे की वजह से मुझे बॉम्बे से कॉल है, जबकि लोग एस्पायर करते थे बॉम्बे जाने के लिए, भाई मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिले तो मैं करूँ। मुझे वहाँ से कॉल है एंड आई रिफ्यूज़ टू गो देयर, क्योंकि आई वॉज गोइंग टू बी 70 ईयर्स एट दैट टाइम। तो जो लड़की थी कास्टिंग डायरेक्टर, एक चैनल में एक सीरियल बन रहा था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा था पार्ट 2। सर मैंने कहा बेटा मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं रंगाने लगा हूँ, तो मुझे मुंबई बुला रही हूँ, तुमको जो शूटिंग करनी है लखनऊ आ जाओ, कर लो, ले जाओ। अरे नहीं सर, यहाँ डेली शो में यहाँ रोज़ शूटिंग होगी, महीने में 10 दिन 15 दिन आपको काम करना होगा, हम कहाँ आएँगे, आप आइए। तो खैर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मैं गया मुंबई। अच्छा, रिटायर में ऑलरेडी हो ही चुका था, तो मेरे पास टाइम की कमी नहीं थी। बॉम्बे में जाकर के जब मैंने फिर ग्लैमर देखा,
मेरा बेटा जो साथ गया था उसने जो ग्लैमर देखा, बोला पापा आप रहेंगे, तुम्हें काम करना। तो उसने मुझे फ्लैट ले दिया वहाँ पर, 5 साल में मुंबई रहा। उस दौरान मैंने फिर बहुत काम किया। तो आप ये समझिए कि इशकज़ादे जो फिल्म थी ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरे कैरियर में। जी, इशकज़ादे काफ़ी फेमस भी हुई हाँ, और वो लोगों को फेमस पसंद भी। आई थी। तो अब मैं जहाँ जाता था प्रोडक्शन हाउसेज में और लोग बोले, जब उनको पता लगता मैं इशकज़ादे का एक्टर हूँ तो मुझे बड़ा मान सम्मान भी देते थे। तो वहाँ रह करके फिर मैंने काफ़ी काम किया। मैं 5 साल रहा वहाँ। मैंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश बेदी से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी फिल्म में मुझे मौका दिया। मेरी सुभाष कपूर जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने जॉली LLB 1, 2 बनाई थी, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने उनकी फिल्म बुलबुल रंगीला में काम किया। तो इस तरह से मैंने वो किया। मुझे ऐड ज़िंदगी में पहली बार मैंने किया, वो था होंडा मोटर बाइक का ऐड मुझे मिला था। तो तब ऐड में लोग मुझे देखने लगे। तो क्या होता है कि ये फील्ड ऐसी है कि आज भी इसका ग्लैमर है। आज भी जब मैं जहाँ जाता हूँ तो बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। ऑटोग्राफ का फैशन तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन अभी परसों तरसों मैं अपने बैंक गया तो वहाँ एक आदमी मुझसे ऑटोग्राफ भी लिया। अभी सेल्फी का ज़माना है, तो सेल्फी लेते हैं लोग। हाँ, सेल्फी लोग लेते हैं। जी। तो उससे एक जो खुशी मिलती है, जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे लगता है इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कोई नहीं हो सकता है कि आपको लोग पहचान देते हैं, आपको लोग एक अलग ढंग से पहचानते हैं। तो जब ये चीज़ें होने लगी, मैं तुम्हें बताऊँ, भोपाल में गया था नाटक करने के लिए भारत भवन में। ये मैं बात कर रहा हूँ 1992-93 की। उस समय ये नया आया था, उड़ान सीरियल में। और वहाँ करीब 200 बच्चे NCC के आए हुए थे। उन्होंने मुझे पहचान के ऐसा मुझे घेरा जैसे बरिया का छत्ता नहीं आपके काट लेता लग जाता है उस ढंग से। तुम बताओ, इससे ज़्यादा खुशी किसी को क्या मिलेगी कि इतने लोग आपको एक पहचान दे रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं। तो उससे फिर मेरी और करने की इच्छा। और अब तो मैं रिटायर हूँ, मुझे जो भी काम मिलता है, कुछ अच्छे काम भी मिलते हैं, कुछ एवरेज काम भी मिलते हैं, और मैं करता हूँ। जैसे मुझे कुछ बड़ी बड़ी फिल्में भी मिली, जैसे मैंने रेड किया, रेड 1, आपको आश्रम मिली। आश्रम में आपने जो एक दमदार पॉलिटिशियन का किरदार निभाया है, आप उसके लिए क्या कहें? क्योंकि आपको इशकज़ादे में भी देखा गया है, तो कई ऐसी मूवीज़ में आपको देखा गया जिसमें आपने एक पॉलिटिशियन का किरदार किया। एक बापू जी की छवि से आप एक पॉलिटिशियन बने, इसके लिए कहते हैं? हाँ, नहीं, मैं जो सीरियल्स मैंने किए उन्हें ज़्यादातर मैंने फादर और ग्रैंडफादर का ही रोल किया है, क्योंकि मेरी उम्र वो हीरो वाली तो रह नहीं गई थी। लेकिन हाँ, फिल्मों में मैंने तो वैसे तो वैरायटी ऑफ रोल किए हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के रोल मैंने काफ़ी किए। जैसे मैं आपको बताऊँ, आश्रम में मुझे प्रकाश जी ने चीफ मिनिस्टर का रोल दिया। रेड में मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का रोल किया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने Z+ में मुझे चीफ मिनिस्टर का रोल दिया था। जो बाटला हाउस आई थी, ये वेब सीरीज़ निखिल अडवाणी जी की थी, क्या नाम है, मुंबई डायरी, या फिल्म थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसे मैंने शिवराज पाटिल जी से शायद मेरी कुछ शक्ल मिलती है, उनका रोल मैंने किया। और इसके अलावा मैंने जज के रोल बहुत किए हैं। जैसे वेब सीरीज जो बहुत ही मशहूर हुई है उनकी, क्या नाम है, अरे सुष्मिता सेन जी की ताली, उसमें मैंने जज का रोल किया है। एक फिल्म कटान बनी है, बहुत बड़ी फिल्म है, उसे मैंने जज कर। अभी इसी महीने में, बल्कि पिछले महीने में, मैंने एक फिल्म कन्याधन करके शूट की है पटना जाकर के, उससे मैंने जज का रोल किया है। तो जज के भी रोल मैंने काफ़ी किए हैं, और भी रोल मैंने किए, विलेन के भी किए, और जैसे मैंने बताया फादर ग्रैंडफादर के रोल किए। तो बस जो मिल जाता है करता रहता हूँ। अभी एक फिल्म यहाँ बन रही है, लखनऊ में शूट होने को दिन में, उसका नाम है ग्राम पंचायत अमरीका। उसमें मैं ओल्ड मैन का रोल कर रहा हूँ, गाँव का है, मुखिया तो नहीं है वो, लेकिन चौधरी टाइप का है, जिसको लोग रिगार्ड करते हैं और इज्जत देते हैं, वो अपना कमेंट करता रहता है। तो ऐसे ही है। अच्छा, आपको ज़्यादातर बाबूजी के किरदार निभाने में आपको कहते हैं ना मज़ा आना, आपको अच्छा लगता था, या फिर आपको पॉलिटिशियन के या जज के? क्योंकि आपने 3 बताया, मैं तीनों में से एक जानना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, वैसे तो मुझे
अब क्योंकि बाबूजी वगैरह के किरदार जो होते हैं जी वो कभी कभी बहुत नोटिस नहीं होते हैं, जी लेकिन जैसे जज का कैरेक्टर है या पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है, तो वो नोटिस होते हैं। तो जाहिर है आप ऐसा रोल करना चाहते हैं जो नोटिस हो। जैसे मुझे बहुत सा काम मिला प्रकाश जी की वजह से। प्रकाश जी के जब मैंने ये किया, आश्रम किया, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बुलाया और पॉलिटिशियंस के रोल लिए। तो जाहिर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम जब करना चाहते हैं तो हालांकि मैं कोई टाइप्ड नहीं होना चाहता हूँ, जी जी लेकिन अब रोल जो मिलते हैं वो मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी काम मिले अगर कायदे का है, मैं कोई रोल छोटा बड़ा भी नहीं मानता हूँ। जी अगर छोटे से रोल में भी अगर आप नोटिस होते हैं, जैसे मैं बताऊँ रेड में मेरे 3 छोटे छोटे सीन्स हैं। एक मेरा अजय देवगन के साथ फ़ोन का सीन है और एक मेरा सौरभ शुक्ला जी के साथ सीन है, एक सीन और। तो छोटे छोटे सीन हैं लेकिन नोटिस होते हैं। बाटला हाउस में मेरा जॉन के साथ सीन है, एक ही सीन है लेकिन नोटिस होता है। मैंने परमाणु पिक्चर की है, उसमें मेरे 2 3 4 सीन्स हैं, लेकिन एक आध सीन्स अच्छे हैं जो नोटिस होते हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मेरे कोई ऐसे सीन नहीं है जो नोटिस हो, तो इसलिए मैं उसको बहुत नहीं मानता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं छोटा बड़ा नहीं मानता हूँ। आपका रोल भले ही रोल छोटा हो, लेकिन अगर आपको लोग नोटिस कर, जैसे मैं बताऊँ तो मैंने एक ये जो है अतुल ये अनुभव सिन्हा जी की फिल्म, एक तो मैंने मुल्क की है, दूसरी थप्पड़ है। थप्पड़ में मेरा कोई डायलॉग नहीं है। मैं डिमेंशिया का पेशेंट हूँ, मैं पैरालिटिक हूँ, सिर्फ बैठा हुआ हूँ मैं उस पर, और मेरे 2 सीन्स हैं उसमें, तो लोग मुझे नोटिस करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि ऐसा कोई भी हो जिसमें आप नोटिस हो, आपको मिले, करना चाहिए, कोई ईमानदारी से करना चाहिए, जो कि मैं कोशिश करता हूँ। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे बिल्कुल। शायद आज के जो युवा हैं वो इंस्पायर हो। जी, अब मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बचपन में एक बच्चा जो होता है चुलबुला माना जाता है, शरारती होता है, आप कैसे थे बचपन में? नहीं, मैं शरारती बिल्कुल नहीं था। जी असल में मेरी बैकग्राउंड कुछ ऐसी थी कि हमारी बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली थी। जी मेरे पिताजी 6 भाई थे और हमारे सब चचा ताऊ हम लोग सब एक ही बड़े से मकान में रहते थे, जिसमें मेरा ख्याल है कि मुझे करीब 15-17 बच्चे तो थे ही, लड़की लड़कियाँ मिला करके। तो और मेरा एडमिशन क्लास 4 में हुआ। आज की तरह जैसे बच्चों का एडमिशन नर्सरी और केजी में होता है, वो चौथे दर्जे तक जाने में 10 साल 11 साल उनकी उम्र हो जाती है। मैं जब 6.5 साल का था, मेरा 4th में एडमिशन हो गया। 6.5 साल की उम्र। मैंने MSc, आप सोचिए 18.5 साल की उम्र मैंने MSc कर लिया, जी और तभी मैंने CDRI में ज्वाइन किया। जी मेरी उम्र 6 महीने बढ़ा के लिखाई गई, क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा था। तो 19 साल आप मान लीजिए कि एक्चुअल 19 साल मैंने MSc कर लिया। जी तो पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ऐसी आ गई थी, और मेरा और ज़्यादा उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का चलन भी नहीं था, जी तो उसकी वजह से ज़्यादा शरारत करने का, घर से बाहर जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। जाते थे पेरेंट्स के साथ मिल जाते थे, बड़े भाई के साथ जाते थे। तो और कभी खेल में मेरा बहुत ज़्यादा शौक नहीं रहा। हाँ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो बैडमिंटन का शौक मुझे हुआ, बैडमिंटन में खेलता था। और उसके बाद मैं वो खेलता था ब्रिज, ताश का गेम, और मैंने यहाँ पे संस्था बनाई थी, उससे मैं टूर्नामेंट भी करता था। और तो इस तरीके से रहा, लेकिन मैं कभी वो चुलबुला या नटखट टाइप का बच्चा नहीं रहा, और आज भी नहीं हूँ। जी, आप चुलबुले नहीं रहे, लेकिन आपने एक साइंटिस्ट का जो एक कहा जाता है कि आपने साइंटिस्ट भी आप थे। देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं। एज ए साइंटिस्ट भी मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, जी क्योंकि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, उसमें भी इत्तेफाक से मुझे CDRI ने एक मैगजीन छापी है,
1951 से 2021 तक। तो उसमें उन्होंने 28 एकम्प्लिश साइंटिस्ट के नाम छापे हैं, उसमें एक नाम उन्होंने मेरा छापा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं बायोकेमिस्ट्री विभाग का मैं पहला स्टूडेंट था। लखनऊ यूनिवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री जो थी, इट वॉज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन जिस साल मैंने एडमिशन लिया 1959 में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में MSc 1 में, उस बार नया सब्जेक्ट खुला था और इत्तेफाक से बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो वॉल ऑफ फेम में उन्होंने फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं, उसमें उन्होंने मुझे शामिल किया है। इसके अलावा मैंने तमाम रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। मेरे PhD स्टूडेंट्स हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज के और डेंटल फैकल्टी के कई स्टूडेंट्स को मैंने MD MDS कराया है। और मैं आप सोचिए, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज रिसर्च स्कॉलरशिप होती है, DAD की स्कॉलरशिप कहते हैं, डॉइचर आउसडींस्ट जर्मन में कहते हैं उसे। उसमें मैं 2 बार जर्मनी गया, एक बार 1.5 साल के लिए गया, एक बार 3 महीने के लिए गया और पूरा काम मैंने डेडिकेशन से किया। बल्कि मेरे प्रोफेसर कहता था मुझसे, अरे भाई रसूली आप आए हो यार, जर्मनी घूमो घामो। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय जर्मनी यूनाइटेड नहीं था जब मैं गया था 1973 में। मैं 1.5 साल के लिए था और अक्सर ये होता था कि मैं रात भर काम करता था कि जिस काम के लिए मुझे सरकार ने भेजा है, मस्ट फिनिश दैट वर्क। मेरी वाइफ भी थी मेरे साथ, लैब में आती थी, कुर्सियाँ जोड़ करके वहीं सो जाती थी। तो काम में मैंने कभी साइंस में, देखिए मैं जाहिर है मैं डॉक्टर खुराना या बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं नोबेल लॉरेट तो नहीं था, लेकिन जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितनी, देखिए हर एक आदमी, अब जैसे एज एन एक्टर है, मैं नज़ीर साहब नहीं हो सकता हूँ, मैं मनोज वाजपेयी नहीं हो सकता हूँ, मैं राजपाल यादव या नवाजुद्दीन नहीं हो सकता हूँ। लेकिन मेरी जितनी कैपेसिटी है, मुझे जितना ईश्वर ने क्षमता दी है, उतना मुझे बेस्ट देना चाहिए, ये मैं कोशिश करता हूँ और यही मैंने साइंस में भी किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ग्रेड 1 साइंटिस्ट हूँ, लेकिन जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितना मुझसे मेरे सुपीरियर से एक्सपेक्ट करते थे, उतना मैंने किया। जी, हमारा लखनऊ जो है, और इसी वजह से मैं आपको बता दूँ, मैं यूपी संगीत नाटक अकादमी का भी फेलो हूँ और मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का भी फेलो हूँ। सर, अभी हम आए आपके घर में, जब हमने एंटर किया तो हमने सबसे पहली चीज़ जो देखी वो थे आपके अवार्ड्स। आपके घर की हर दीवार पर आपको अवार्ड्स देखने को मिला और यहाँ पर भी हम कमरे में देख रहे हैं कि आपके अवार्ड्स बहुत लगे। इन अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कालिदास अवार्ड और संगीत नाट्य कला अकेडमी से अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स जो मिले हैं, कैसा एक्सपीरियंस? देखिए, ये फिर मैं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा है और मेरे साथियों की शुभकामनाएँ हैं कि मुझे अवार्ड्स मिले। जैसे जो मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिला वो है संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड, दिल्ली का अवार्ड, जो मुझे एक्टिंग में मिला है। मुझे लगता है कि यूपी में भी और शायद लखनऊ में मैं पहला आदमी हूँ जिसको एक्टिंग में ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा मुझे कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है। दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार का अखिलेश यादव जी के ज़माने में मुझे यश भारती मिला था। उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के भी अवार्ड्स होते हैं, वो मुझे 1984 में मिला था अवार्ड। उसके बाद उसकी फेलोशिप जो है वो सबसे बड़ी होती है, वो मुझे 2007 में मिली। फिर मुझे 1999 में मुझे फेलोशिप संगीत नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की भी मिली। तो मैं दोनों जगह का फेलो हूँ, साइंस का भी और आर्ट्स का भी। और बाकी लोगों की मेहरबानी थी। अभी दूरदर्शन में ने 50 साल मनाए थे, चूँकि मैं पूरे 50 साल से जुड़ा हूँ, उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। उर्दू एकेडमी ने मुझे भारत रत्न अटल उर्दू अवार्ड दिया, जो कि सब स्टेट लेवल अवार्ड। यहाँ पर मैं एक आपकी तस्वीर देख रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जिसे हमारी राष्ट्रपति यहाँ पर हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ आपकी यहाँ पर एक तस्वीर। उन्होंने मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो मैंने बताया दिल्ली का था, वो उन्होंने मुझे दिया था 6 मार्च 2024 को। और ये मेरा अवार्ड जो है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। और बाकी तो लोकल संस्थाएं बहुत सी हैं, कुछ बाहर की संस्थाएं, जैसे अभी मुझे पैरादीप में गया था, वहाँ मुझे 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। पटना में गया था, वहाँ मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। मुरादाबाद में मिला, बनारस में मिला, तो और जगह भी मुझे मिले। लेकिन और लोकल संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत अवार्ड दिए। ये उन लोगों की मेहरबानी है कि मेरे काम को पहचानते हैं। अभी मुझे
यूपी फिल्म एंड टेलीविज़न एकेडमी ने अवार्ड दिया है, जो कि मेरा ख्याल उन्होंने नया अवार्ड ये शुरू किया, दादा साहब फाल्के आजीवन चलचित्र सेवा सम्मान, जो कि उन्होंने मुझे दिया है। अभी कबीर मिशन है यहाँ पर एक, जो कि बड़ी भारी फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नया अवार्ड शुरू किया, उन्होंने मुझे कबीर पीस अवार्ड दिया है। तो ये लोग मेरे काम को पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता मैं इन अवार्ड्स के लायक हूँ, लेकिन शायद उनको मेरा काम पसंद आता है, देते हैं। मेरे अब तक करीब 65-70 अवार्ड्स हो चुके हैं, जो कि इतना लंबा सफ़र आपका, 65-70 अवार्ड्स, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आज के जो युवा कलाकार हैं वो थिएटर से भी जुड़े हैं, जैसे कि मैं राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना या फिर मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ही बात करूं, इस तरह के जो आज के कलाकार हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो जिनके भी आपने नाम लिए, इन लोगों ने बहुत ही सिंसियरली काम किया है, बहुत ही डेडिकेशन से काम किया है। आज होता ये है कि बहुत से लोग, जैसे थिएटर ही की मैं बात करूं, बड़ा कैजुअली लेते हैं, अरे गए डायलॉग याद हो गया, बोला है, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। जो काम करिए, आज हर चीज़ में परफेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरी अपनी क्षमता भर काम करने की कोशिश किया, और ये डायरेक्टर के ऊपर होता कितना आपको वो यूज़ कर पाता है, कितना आपका बेस्ट निकलवा पाता है वो। तो मेरा मानना है, क्या कहना है आज के नवयुवकों से, कि एक तो काम करें, हर टॉम डिक एंड हैरी डायरेक्टर के साथ काम ना करें। मेरा मानना है कि जैसे बैडमिंटन मैंने जब खेला था, तो मुझे एक ट्रेंड साथी ने बताया कि रस्तोगी जी, अब आप बैडमिंटन अच्छा नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आपके शुरू में जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं वो आपने सही नहीं सीखे, मेरे गुरु सही नहीं थे। तो इसी तरीके से थिएटर में अगर आपको सही गुरु मिलता है, तो आप जो ABC जो थिएटर की सीखेंगे, देखिए भाई आजकल तो स्कूल्स बहुत सारे खुले हुए हैं, NSD है, BNA है, लेकिन हर आदमी स्कूल नहीं जा सकता। जैसे मैंने कोई स्कूल नहीं ज्वाइन किया, लेकिन मैंने अपने डायरेक्टर्स के साथ से, अपने एक्टर्स के साथ में जो बेस्ट हमें मिल सकता था, मैंने उनसे लेने की कोशिश की। तो मेरा कहना ये है कि काम भी करें तो सिंसियरली करें, काम को देखें, दूसरे के काम को समझें, और सिंसियर कमिटमेंट से करें। कि अब क्या है कि बहुत से लोग जाते हैं, रिहर्सल करते हैं, अरे भाई हमारे ज़माने में नहीं था, लेकिन आज तो कैमरा है, आप वीडियो बना सकते हैं, आप देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का, गैजेट्स का फ़ायदा लीजिए, रिकॉर्ड करिए, अपनी रिकॉर्डिंग भेजिए अपने मित्रों को, डायरेक्टर्स को भेजिए कि देखो भाई मैंने किया, कैसा है, इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है। और कोई अगर आपको क्रिटिसाइज करता है तो बुरा न माने, टेक इट स्पोर्टिंगली। लोगों को बड़ा बुरा लग जाए, मैंने इतना बढ़िया काम किया, इनको पसंद ही नहीं आया। नहीं, मैं एप्रिसिएशन से ज़्यादा क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी ने कोई बात कही है, यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, वो बात अलग है, लेकिन आपको क्रिटिसिज्म भी स्पोर्टिंगली लेनी चाहिए। एप्रिसिएशन तो मुंह पे करने वाले अलग होते हैं। जी, एप्रिसिएशन जरूरी है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी क्रिटिसिज्म ज्यादा जरूरी है। जी, आप हमारे चैनल ग्राउंड जीरो भारत के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राउंड जीरो भारत चैनल आपका है, ये मेरा ख्याल है मेरी तीसरी मुलाकात है आपकी जी। और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इसको देखें, सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के आप ने जैसे मेरा इंटरव्यू किया, हमारे और बहुत से अच्छे अच्छे साथी हैं जो लखनऊ में भी हैं, लखनऊ के बाहर भी, आप उनको भी इंटरव्यू करें, ताकि लोग इन इंटरव्यू को देखेंगे तो उससे कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। जी, जी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कमेंडेबल एफर्ट दैट यू आर मेकिंग, एंड आई विश यू ऑल द लक। ग्राउंड जीरो भारत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सा काम मिला प्रकाश जी की वजह से। प्रकाश जी के जब मैंने ये किया, आश्रम किया, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बुलाया और पॉलिटिशियंस के रोल दिए। तो जाहिर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम जब करना चाहते हैं, तो हालांकि मैं कोई टाइप्ड नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन अब रोल जो मिलते हैं वो मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी काम मिले अगर कायदे का है, मैं कोई रोल छोटा बड़ा भी नहीं मानता हूँ। अगर छोटे से रोल में भी अगर आप नोटिस होते हैं, जैसे मैं बताऊँ, रेड में मेरे 3 छोटे छोटे सीन्स हैं। एक मेरा अजय देवगन के साथ फ़ोन का सीन है, और एक मेरा
सौरभ शुक्ला जी के साथ सीन है, जी। एक सीन और। तो छोटे छोटे सीन हैं लेकिन नोटिस होते हैं। बाटला हाउस में मेरा जॉन के साथ सीन है, एक ही सीन है जी। लेकिन नोटिस होता है। मैंने परमाणु पिक्चर की है, उसमें मेरे तीन चार सीन्स हैं लेकिन एक आध सीन्स अच्छे हैं जो नोटिस होते हैं। जी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मेरे कोई ऐसे सीन्स नहीं है जो नोटिस हो, जी। तो इसलिए मैं उसको बहुत नहीं मानता हूँ। जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं छोटा बड़ा नहीं मानता हूँ। आपका भले ही रोल छोटा हो लेकिन अगर आपको लोग नोटिस कर, जैसे मैं बताऊँ, मैंने एक ये जो है अतुल, ये अनुभव सिन्हा जी की फिल्म, एक तो मैंने मुल्क की है, दूसरी थप्पड़ है। जी। थप्पड़ में मेरा कोई डायलॉग नहीं है। मैं डिमेंशिया का पेशेंट हूँ, मैं पैरालिटिक हूँ, सिर्फ बैठा हुआ हूँ मैं उस पर, और मेरे 2 सीन्स हैं उसमें, तो लोग मुझे नोटिस करते हैं उसे थप्पड़ में। तो मेरा मानना यही है कि ऐसा कोई भी रोल जिसमें आप नोटिस हो, आपको मिले, करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, जो कि मैं कोशिश करता हूँ। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे शायद आज के जो युवा हैं वो इंस्पायर्ड होंगे। जी, अब मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बचपन में एक बच्चा जो होता है वो चुलबुला माना जाता है, शरारती होता है। आप कैसे थे बचपन में? नहीं, मैं शरारती बिल्कुल नहीं था जी। असल में मेरी बैकग्राउंड कुछ ऐसी थी कि हमारी बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली थी। जी। मेरे पिताजी 6 भाई थे और हमारे सब चचा ताऊ, हम लोग सब एक ही बड़े से मकान में रहते थे, जिसमें मेरा ख्याल आप समझ लीजिए करीब 15-17 बच्चे तो थे ही, लड़के लड़कियां मिला करके। तो और मेरा एडमिशन क्लास 4 में हुआ। आज की तरह जैसे बच्चों का एडमिशन नर्सरी और केजी में होता है, वो चौथे दर्जे तक जाने में 10 साल 11 साल उनकी उम्र हो जाती है। मैं जब 6.5 साल का था, मेरा 4th में एडमिशन हो गया। 6.5 साल की उम्र में मैंने एमएससी, आप सोचिए 18.5 साल की उम्र मैंने एमएससी कर लिया जी। और तभी मैंने CDRI भी ज्वाइन किया। तो मेरी उम्र 6 महीने बढ़ा के लिखाई गई क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा था। तो 19 साल आप मान लीजिए कि एक्चुअल 19 साल मैंने एमएससी कर लिया। तो पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ऐसी आ गई थी और मेरा और ज़्यादा उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का चलन भी नहीं था। तो उसकी वजह से ज़्यादा शरारत करने का, घर से बाहर जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। जाते थे पेरेंट्स के साथ में, जाते थे बड़े भाई के साथ जाते थे। तो और कभी खेल में मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं रहा। हाँ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो बैडमिंटन का शौक़ मुझे हुआ। बैडमिंटन में खेलता था और उसके बाद मैं वो खेलता था ब्रिज, ताश का गेम, और मैंने यहाँ फिर संस्था बनाई थी, उससे मैं टूर्नामेंट भी करता था। और तो इस तरीके से रहा, लेकिन मैं कभी वो चुलबुला या नटखट टाइप का बच्चा नहीं रहा और आज भी नहीं हूँ। जी, आप चुलबुले नहीं रहे, लेकिन आपने एक साइंटिस्ट का जो एक कहा जाता है कि आपने साइंटिस्ट भी आप थे। देखिए, तो ये बात आप सही कह रही हैं। एज ए साइंटिस्ट भी मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। जी। क्योंकि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, उसमें भी इत्तेफाक से मुझे CDRI ने एक मैगजीन छापी है 1951 से 2021 तक। तो उसमें उन्होंने 28 एकम्प्लिश साइंटिस्ट के नाम छापे हैं, उसमें एक नाम उन्होंने मेरा छापा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं बायोकेमिस्ट्री विभाग का मैं पहला स्टूडेंट था। लखनऊ यूनिवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री जो थी, इट वॉज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन जिस साल मैंने एडमिशन लिया 1959 में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में MSc 1 में, उस बार नया सब्जेक्ट खुला था और इत्तेफाक से बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो वॉल ऑफ फेम में उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स लगा रखे हैं, उसमें उन्होंने मुझे शामिल किया है। इसके अलावा मैंने तमाम रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। मेरे PhD स्टूडेंट्स हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज के और डेंटल फैकल्टी के कई स्टूडेंट्स को मैंने MD MDS कराया है। और मैं, आप सोचिए, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज रिसर्च स्कॉलरशिप होती है, DAD की स्कॉलरशिप कहते हैं, डॉइटशर आउस्टाउसडिenst जर्मन में कहते हैं उसे। उसमें मैं 2 बार जर्मनी गया, एक बार 1.5 साल के लिए गया, एक बार 3 महीने के लिए गया। और
पूरा काम मैंने डेडिकेशन से किया। बल्कि मेरे प्रोफेसर कहता था मुझसे, अरे भाई रस्तोगी आप आए हो यार, जर्मनी घूमो घामो। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय जर्मनी यूनाइटेड नहीं था जब मैं गया था 1973 में। मैं 1.5 साल के लिए का, और अक्सर ये होता था कि मैं रात भर काम करता था कि जिस काम के लिए मुझे सरकार ने भेजा, आई मस्ट फिनिश दैट वर्क। मेरी वाइफ भी थी मेरे साथ, लैब में आती थी, कुर्सियाँ जोड़ करके वहीं सो जाती थी। तो काम में मैंने कभी साइंस में, देखिए मैं जाहिर है मैं डॉक्टर खुराना या बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं उतना नोबेल लॉरिएट तो नहीं था, लेकिन जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितनी, देखिए हर एक आदमी, अब जैसे एज एन एक्टर है, मैं नसीर साहब नहीं हो सकता हूँ, मैं मनोज बाजपेयी नहीं हो सकता हूँ, मैं राजपाल यादव या नवाजुद्दीन नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जितनी कैपेसिटी है, मुझे जितना ईश्वर ने क्षमता दी है, उतना मुझे बेस्ट देना चाहिए, ये मैं कोशिश करता हूँ। और यही मैंने साइंस में भी किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ग्रेड 1 साइंटिस्ट था, लेकिन जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितना मुझसे मेरे सुपीरियर्स एक्सपेक्ट करते थे, उतना मैंने किया। जी, हमारा लखनऊ जो है, और इसी वजह से मैं आपको बता दूं, मैं यूपी संगीत नाटक अकादमी का भी फेलो हूँ और मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का भी फेलो हूँ।